नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, झारखंड 10th बोर्ड के जो है मॉडल टेस्ट पेपर जो है दिए जा चुके हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए जा चुके हैं साथियों। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दिया है और अब मैं आप लोग को सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि जो भी आप लोग के सेट्स आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अभी जो मेरे पास अभी सेट है, ये देखिए विज्ञान का मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। साइंस का सेट 1, ठीक है, साइंस का सेट नंबर 1 जो कि आप लोग का MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। फिर आप लोगों को मैथ का भी और सोशल साइंस, इन सभी का आपको चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला देखिए, एक बार बताते हैं जो मॉडल क्वेश्चन होता है इससे भी क्वेश्चन आप लोग का आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको भी आपको अच्छे से करना है। साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो इतना क्वेश्चन तो जरूर करके जाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो आप शेविंग करते हैं उसके लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? अवतल दर्पण का, ठीक है। आपके पूरे चेहरे को, दाढ़ी को वो क्या करता है, एक छोटे से शीशे में वो कैद करा देता है, ठीक है। मतलब जो इमेज, बड़ा इमेज जो होता है उसको छोटा कर देता है। बड़ा सा बड़ा जो बाहर का दृश्य होता है उसको छोटा कंप्रेस कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है एक जगह छोटा सा। इसलिए हम लोग इसको अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका पूरा चेहरा उसमें अच्छे से दिख सके, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उत्तल हो या अवतल, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, कोई भी लेंस हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा जो है लेंस का पार्ट है और ये जो सेंटर होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये जो पोल हो गया, ठीक है, ये ध्रुव पोल और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो ये जो पॉइंट होता है इसको फोकस कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं फोकस कहते हैं। और ये जो दूरी हो गया जो कि पोल हो गया, इस पोल से लेकर के ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर R से। और ये जो R होता है, ये जो R होता है फोकस का 2 गुना होता है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू R/2, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा इसमें आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर B जा रहा है। क्यों? क्योंकि F इक्वल टू R/2 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया जो होती है उसमें कौन सी भौतिक राशि अब अपरिवर्तित रहती है, मतलब कौन सा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बता देना है राइट आंसर। देखिए आवृत्ति जो होता है आपका, ठीक है, आवृत्ति जो होता है वो आपका क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल भौतिक राशि है जो कि चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा 3 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बतानी है। क्या बतानी है भाई? क्षमता आपको बतानी है। तो देखिए जो आपका क्षमता बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? जो आपका पावर होता है 1/f होता है। पावर क्या होता है? 1/f। यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो यहाँ पे f का मान दिया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर फोकल दूरी दी गई है तो 1/1 कर देंगे। फोकल दूरी कितना दिया गया? 1 दिया, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/1 का मान कितना आएगा? 1 होगा। तो पावर हमको निकालना था, क्षमता निकालना था, तो हमने पावर निकाल लिया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब आपके मन में आएगा, अच्छा इसको पावर को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? डायोप्टर में। यूनिट क्या होता है पावर का? डायोप्टर। तो इसको कैपिटल D से डिनोट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1D हमारा आंसर तो हो गया। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे +1 ऑप्शन A लगेगा या ऑप्शन B लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल, ठीक है, उत्तल लेंस का जो आपका यूनिट जो होता है वो प्लस में ही आता है। किस में आता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन चलेगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, +1D हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस दिया था इसीलिए। अवतल रहता तो फिर हम लोग का -1D होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे अवतल लेंस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या निकालना? फोकस निकालना है। फोकस बराबर 1/p, फोकस बराबर 1/p। यहाँ पे देखिए मान हमको दे दिया है, p का वैल्यू दिया है कितना? 4D दिया है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। हमेशा जब भी निकलता है फोकस किस में निकलता है? मीटर में निकलता है। तो 1/4 का मान इतना आ गया।
ठीक है, ये तो मीटर में हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 0.25, ठीक है, 0.25 को गुना कर देंगे 100 से, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू दे देगा कितना, तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ में आया? 5वां नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि वाहन के अग्र दीपों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। मतलब जो गाड़ी जो होता है, जो व्हीकल होता है, उसके हेडलाइट में कौन सा जो है दर्पण यूज किया जाता है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है मित्रों। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या भाई? अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे तो आपको पता है क्या होता है, उसको रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम देखिए क्या है, दृष्टिपटल। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल को ही रेटिना कहा जाता है। और इसी पे क्या बनता है, इमेज बनता है। जो भी हम देखते हैं उसका यहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, और इमेज कैसा बनता है? इमेज हमेशा उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक मतलब रियल। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनता है। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा इसी सेट में। देखिए सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, तो दूर की बिंदु कहा जा रहा है। नॉर्मल आंखों के लिए जो है दूरी, लास्ट दूरी कितना तक देख सकता है हमारा आंख, तो ध्यान रखिएगा अनंत तक देख सकता है। लेकिन नियरेस्ट बोल देगा, नज़दीक कितना देख सकता है भाई, तो 25 सेंटीमीटर। ये लगता है आपका आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। आंखों में जो प्रकाश जाता है, आंख में जो लाइट एंटर करता है, ठीक है, इसका प्रकाश का जो नियंत्रण कौन करता है, मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है कि कितना, मान लीजिए कभी ज़्यादा आंख रोशनी में चले जाता है, जब बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो आंख देखो, आंख चंद्रिया जाता है। तो उन चीज़ों को जो है कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, परितारिका जो होती है हमारी आंखों की, परितारिका वही डिसाइड करता है कि आंख में कितना रोशनी से मतलब नियंत्रण करता है आंख की रोशनी को। ठीक है, मतलब जो आंख में जो प्रकाश पड़ते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अभी भी आपको बता रहे थे कि ध्यान रखना है आपको इसका। तो देखिए कैसे होती है भाई, उल्टा और वास्तविक, मतलब वास्तविक। ठीक है, इन्वर्टेड एंड वास्तविक मतलब क्या हुआ, रियल इमेज। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई होती है। एक क्या है, किलोवाट आवर। kWh का फुल फॉर्म क्या हुआ, किलोवाट आवर। हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा की इकाई होती है। और ये कौन सा इकाई है, ये व्यवसायिक यूनिट है। ये इसको कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, इंग्लिश में कॉमर्शियल यूनिट इसको कहा जाता है। यही अगर यहाँ पे सिर्फ kW रहता तो ये हो जाता पावर, शक्ति की इकाई हो जाती पहला। ठीक है, फोर्स की, बल की जो है इकाई क्या होती है, फोर्स मतलब न्यूटन होती है। ठीक है, और विद्युत धारा की क्या हो जाती है भाई, तो एम्पियर होती है। ठीक है, एम्पियर। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कूलम्ब का एसआई मात्रक क्या है। कूलम्ब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन बी नहीं मार दीजिएगा। विद्युत आवेश होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश जो होता है, जिसको हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब कहते हैं। और विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, VOLT। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, OHM। इसका सिंबल कैसे दिखाते हैं भाई हम लोग, इसका हम लोग सिंबल दिखाते हैं ओम से। ठीक है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से सिंबल दिखाते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहा गया है कि विद्युतीय मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युतीय मोटर मतलब क्या हुआ, जो घरों में जो पंखा जो आप देखते हैं, या फिर जो पानी का जो पंप होता है, उसी को हम लोग मोटर कहते हैं। ठीक ना, तो वो मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बोल रहा है कि क्या कन्वर्सन करता है। ठीक है, किसको वो रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा से को रासायनिक ऊर्जा में करता है। तो देखिए साथियों, इसका हम लोग को आंसर लगाना होगा विद्युतीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों भाई, क्योंकि देखिए विद्युतीय ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर में जब हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल, जब उसको देते हैं, जब उसको करंट लगाते हैं, जब उसको करंट उसमें सप्लाई देते हैं, तो वो हमको वो पंखा घूमने लगता है। घूमने का मतलब क्या हुआ, हमें हवा देता है। हवा देने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा में उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्सन करता है। समझे बात को। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मोटर होता है, मोटर वो
आपका विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर जो जनरेटर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन था जनरेटर का, ठीक है, अगर जनरेटर का क्वेश्चन आ जाता तो आपको लगाना पड़ता यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चले जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसके लिए आपको बताना पड़ता बैटरी। देखिए बैटरी में केमिकल होते हैं, वो बदलते किस में है, इलेक्ट्रिकल में, इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी चले जाता, ठीक है। आया बात समझ में? तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा होगा साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को बोलिएगा कि भी ये चैनल सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार का है, वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है भाई, तो ये कहलाता है जल का जो विद्युतीय अपघटन होता है वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया है कि CuO प्लस H2O दोनों मिलाया जा रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को जो मिक्स किया गया तो क्या बना, यहाँ पे ये पूछा गया है, वाटर तो बनेगा, पानी तो बनेगा, और यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल गया बाहर और हाइड्रोजन बन गया। ये किस प्रकार का जो है अपचयन हुआ, किसका अपचयन हुआ है, तो अपचयन किसका हुआ, हाइड्रोजन का अपचयन हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रक्रिया, यहाँ पे क्या है, दो आयरन की कांटी है ना, दो आयरन की कांटियां हैं, देख पा रहे होंगे ये दो, और यहाँ पे क्या दिया गया, सॉल्यूशन में क्या दिया गया, कॉपर सल्फेट दिया गया है, ठीक है, और ये लोहे की कील है, ये लोहे की कील है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपको बताऊं, आयरन का जो कील है उसको हम आयरन Fe से डिनोट करेंगे, और कॉपर सल्फेट दिया गया है CuSO4, ठीक है। अभी दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्योंकि हमारा जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो सल्फेट के साथ क्या बना लेगा, अपना फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को भगा देगा बाहर, ठीक है, कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसका SO4 जो था बोलेगा तू मुझे दे दे, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या आपका आयरन, इस तरह से जो आपका सोडियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, ठीक है। तो ये खुद ही रिएक्शन करने के लिए तीव्रता उसमें रहती है। क्वेश्चन में सबसे निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण बोला गया है साथियों, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिटमस पेपर, जिसको हिंदी में लिटमस पत्र कहते हैं। तो लिटमस पेपर जो होता है उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं, इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे pH मान 10 बोला गया है, तो कौन सा होगा, अम्ल होगा, लवण होगा, उदासीन या क्षार होगा। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जो है जब 1 से लेकर के 14 तक रखते हैं रेंज pH, ठीक है, और यहाँ पे अगर जब आपका 7 होता है तो वो जो है आपका उदासीन कहलाता है ना, क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है 7 पे होने, जो कि पानी का pH मान माना जाता है। और 7 से 14 जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार की कैटेगरी में चले जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं, ठीक है, बेस कहते हैं। और एसिड किस में जाएगा, अम्ल में हो जाएगा, एसिड, ठीक है, एसिड हो जाएगा किसमें भाई, तो ये हो जाएगा आपका किसमें, ये 1 to 7 में जब pH का मान होगा तो एसिडिक हो जाएगा। अब ये सूचक के बारे में पूछा गया है, कौन सा सूचक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक जो है इंडिकेशन दिया गया है जहाँ ट्रायंगल बनाया गया है रेड कलर से, और यहाँ पे केमिकल्स कुछ गिर रहे हैं, हैंड में जब केमिकल गिरा तो ये वाला पार्ट देखिए हाथ का गड्ढा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या, इसमें क्या बोला गया है, देखिए इसमें कहा गया, चेतावनी दिया गया कि साद्र अम्ल और क्षार वाले, ठीक है, छाद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह, मतलब कि आपको इन जो केमिकल्स हैं उनसे बच के रहना है, इसके लिए चेतावनी दी गई है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है, बहुत ही शानदार, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड अगर कोई पूछ दे तो किस में बताइएगा, नींबू जो होता है, नींबू जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है, ठीक है, सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो दही होता है, दही जो घरों में यूज करते हैं, कर्ड जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल नहीं होता मतलब उसी में पाया जाता है। चलिए कौन सा, और लैक्टिक अम्ल और भी कहाँ पाया जाता है बताइए, जैसे कि जब हमें चोट लगता है तो वहां पे जो दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। ऑप्शन हो गया। चलिए इसका आंसर तो हमने ऑप्शन बी लगाया है, ठीक है, ये डी समझाया है आपको,
इससे अगर क्वेश्चन आप लोग को बनेगा तो ऐसा बनेगा, कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अधातु बोला है, क्या बोला है, अधातु। कहने का मतलब क्या होता है, नन मेटल बोला गया है साथियों। ध्यान दीजिएगा, अगर मेटल रहता तो हम लोग पारा लगा देते, पारा ऑप्शन में भी था, लेकिन नन मेटल था तो नन मेटल पे ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। सोडियम की बात करेंगे तो ये रिएक्टिव मेटल के कैटेगरी में आता है। तो साथियों इसका आंसर आपको मिल गया कि अधातु अगर बोलेगा तो ब्रोमीन लगाइएगा, अगर मेटल मतलब कि धातु बोलेगा तो पारा लगाइएगा, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। सिंबल Hg, ब्रोमीन का सिंबल Br, ब्रोमीन का सिंबल Br, सोडियम का सिंबल Na, पारा का Hg, क्लोरीन का Cl। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है भाई, हाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको कि हम लोग NaHCO3 से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 देखिए क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है किस आधार पर बनाया गया था। तो आधुनिक जो मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था साथियों, वो आपका परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग बनाया गया था, मतलब कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बनाया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में आपको बता भी रहा था और आपको बताया था कि इसका जो आंसर जाएगा आपका पोटेशियम होगा, है ना। पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, इस तरह से जो है ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील है वो क्या है भाई, तो पोटेशियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की भूपट्टी में प्रकृति रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज का इंग्लिश मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खनिज कहलाएगा। सॉरी साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 26, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रिया समूह मौजूद है। इसमें फंक्शनल ग्रुप बोला जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह प्रोपेनॉल में कौन सा है, तो नॉल। ठीक है, तो नॉल वर्ड आप देखिए, प्रोपेन के आगे क्या लगा, नॉल। ठीक है, तो इसके लिए आंसर चल जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे OH ग्रुप, अल्कोहल प्रोपेनॉल में भी क्या है, OH ग्रुप। आपको ये जो है फंक्शनल ग्रुप वाला चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ना होगा, वहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जो है हमारा इसमें कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, और अल्कोहल है, दैट मीन्स कि ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में जाता है, तो अल्कोहल के समूह में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होती। ठीक है, तो क्या नहीं होती है ये बोला गया है। तो देखिए कार्बन हाइड्रोक्साइड का मुक्त होना। देखिए प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रक्रिया मतलब क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जल तो टूटता ही टूटता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, क्योंकि आपको प्लांट का पता, प्लांट जो खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और खाना बनाता है, जल टूटता है और फिर बाहर वातावरण में ऑक्सीजन भेज देता है, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, सही बात है। जल भी टूटता है, तो क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि फ्लोएम से आपको पता होगा कि जो खाद्य पदार्थ होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, परिवहन पौधों में किस दिशा में जाता है। तो देखिए खाना तो सभी जितने भी पार्ट हैं पेड़ के सभी जगह पहुंचेगा ना। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, तो अगर खाना पहुंच रहा है तो हर एक सिरे पे जाएगा, है ना, हर जगह जगह जो है खाना पहुंचना है। फ्लोएम का काम क्या है, खाना पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज में, अलग अलग जगहों पे पहुंचाना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जो है वो पौधा जो है मतलब कि जाइलम जो है खाना पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वृक्क का बोला गया है कि रचनात्मक और क्रियाशील इकाई को क्या कहते हैं भाई। तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है भाई। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कणु। ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप लोग न्यूरॉन्स इस तरह से कुछ कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेफ्रॉन्स इसको शायद हाँ नेफ्रॉन्स कहा जाता है, सॉरी गाइस, नेफ्रॉन्स। और न्यूरॉन्स जो होता है ना वो आपका सेल्स का कहलाता है, सेल्स का न्यूरॉन होता है। और फिर नेफ्रॉन जो होता है NEPHRON, ये इसको वृक्क कहा जाता है, वृक्राणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फल को पकाने के लिए कौन से हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिंपल है, देखिए इसमें 30 नंबर ना, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ठीक है, एथिलीन हो जाएगा। फल को पकाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है ना साथियों, ये बोला गया है ना, तो नोट करके रखिएगा, इसका आंसर होता है एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन जो होता है वो फल को पकाने वाला हार्मोन कहलाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 31, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो है हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है, कहाँ से निकलता है? तो इसका आंसर जाएगा अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय से निकलता है और ये महिलाओं का जो है हार्मोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, जब नर युग्म और जो मादा युग्म जब मिलते हैं एक दूसरे से तो क्या बनाते हैं? तो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जायगोट, ठीक है, जायगोट कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो चल जाएगा 32 का, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं भाई? निषेचन क्रिया कहलाता है, ये क्या कहलाता है? निषेचन, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे आप, प्लीज़ पूरा दिखा देते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे जो है मुकुलन, ठीक, क्या हो जाएगा आंसर? मुकुलन। यहाँ पे ये हाइड्रा का फोटो है। अब यहाँ पे किस फॉर्म से बन रहा है भाई? दूसरा ये नया जो बन रहा है यहाँ पे ये किसके थ्रू बन रहा है? तो मुकुलन के थ्रू बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, किस प्रकार के पंख हैं? पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो किस प्रकार के? समजात अंग है, अवशेषी या फिर जीवाश्म या फिर आपका असंजात। तो साथियों देखिए इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा असंजात, ठीक है, असंजात अंग के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वो असंजात के अंतर्गत आता है। देखिए मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो देखिए आप लोगों को पता होगा मेंडल जो था मटर जो था, ठीक है, मटर को चुना था, ठीक है। तो जो पीज होते हैं उसी को चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक कहा जाता है प्रोड्यूसर, कौन सा प्रोड्यूसर है? तो सबसे स्टार्ट जो होता है किससे होता है? घास से ही होता है ना, सबसे स्टार्टिंग बिगिनिंग। तो प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? घास को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी का किससे निर्माण होता है भाई? तो देखिए प्रथम पोषी स्तर का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ग्रास के बाद आपका चले जाएगा किसमें? तो जो ये जो मतलब ये होते हैं, पौधे होते हैं या फिर घास वगैरह जो होता है उसको कौन खाता है? सबसे पहले इसको कौन खाता है? तो शाकाहारी ही खाता है, तो इसलिए हो जाएगा आपका फर्स्ट में ही, ठीक है, प्रथम पोषी स्तर का होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है ओजोन परत के अपक्षयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है गाइस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 39 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जैव मात्रा का, ठीक है, जिसमें जो है लिविंग थिंग्स के मरने के बहुत सालों के बाद जिसका निर्माण नहीं हुआ है उसको ढूंढना है। तो लकड़ी तो है वैसे, ठीक है, लकड़ी तो जान ही रहे हैं आप, फिर गोबर गैस भी हो जाएगा, फिर कोयला भी हो गया, बहुत दिनों से जो है मरा हुआ सड़ा हुआ उस सब से ही फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है। नाभिक ऊर्जा जो है आपका, ये आपका आंसर जाने वाला है जो कि जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी जो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो विंड एनर्जी के लिए विंड का हवा का चाल कितना होना चाहिए? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, और ये जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको पूरा सॉल्व करा दिया है, और मैथ वगैरह के भी क्वेश्चन जो है चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर पाइएगा। और इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं, अगर आप पूरा सब देखिए एक ही पीडीएफ में सारा दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको पसंद आया नहीं पसंद आया। थैंक यू सो मच।